नमस्कार दोस्तों। हम चैप्टर 12 डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। चैप्टर 12 दो बातों के बारे में है। फर्स्ट इज दैट इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर एंड सेकेंड इज दैट देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। पहला जो पार्ट है इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर, तो इंफॉर्मेशन टू पुलिस ऑफिसर रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ ऑफेंस, इसका कंप्लीट सेंटेंस ये होगा। तो जैसे ही कोई ऑफेंस कमिट हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी। अब वो ऑफेंस दो प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट इज दैट कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड सेकेंड इज दैट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। हमने पहले भी बताया था आपको कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का कंसर्न पुलिस से है कि वो किस मामले में व्यक्ति को अरेस्ट करेगी, किस मामले में एफआईआर लिखेगी और किस मामले में उसको इन्वेस्टिगेशन करने के पावर हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, विदाउट द वारंट। बेलेबल और नॉन बेलेबल का जो कंसर्न है वो मजिस्ट्रेट का है कि वो किस मामले में किसी को बेल देगा, किस मामले में बेल नहीं देगा। समन और वारंट का मामला भी मजिस्ट्रेट को लेकर के है कि किस में समन इशू करेगा और किस में वारंट इशू करेगा। तो इसलिए जहाँ पर ऑफेंस कॉग्निजेबल है उसकी इन्फॉर्मेशन 154 में दी जाएगी और वहाँ पे एफआईआर लिखी जाएगी। जहाँ पे ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तब उसकी इन्फॉर्मेशन 155 के तहत दी जाएगी पुलिस ऑफिसर को और उसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट पुलिस लिखेगा। उसके अलावा उसके पास कोई पावर नहीं है, केवल एक सूचना लिख लेगा, दर्ज कर लेगा कि इस एरिया में ये ऑफेंस हुआ है। उसके बाद अब उसके जब उसने सूचना उसको मिल गई है रिगार्डिंग दी कॉग्निजेबल रिपोर्ट, तब उसके पास पावर होती है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करे। यदि उसको इन्फॉर्मेशन मिला है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट का और मजिस्ट्रेट से कोई ऑर्डर मिल गया है कि उस मामले में उसे इन्वेस्टिगेशन करना है, तब भी उसके पास पावर आ जाती है। तो पहले कंडीशन में इन द केस ऑफ द कमीशन ऑफ द कॉग्निजेबल रिपोर्ट उसके पास ऑटोमेटिकली पावर आ जाती है। दूसरा, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिलने के बाद उसे पावर मिलती है, तो उसके बाद उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पीपीटी में चैप्टर 12 में हमने इसको 10 टॉपिक में हमने डिवाइड किया है। जो टॉपिक पहले भी है हमारे पास, तो इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर में दो टॉपिक हैं, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केस एंड इन्फॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केस। पहला वाला पार्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है, दूसरा वाला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब उसको इन्फॉर्मेशन रिसीव हो जाती है तब उसके पास पावर आते हैं कि वो उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे। इसमें 10 पॉइंट हैं। वेयर द पुलिस ऑफिसर इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। पहला, क्योंकि ऐसा नहीं कि एफआईआर लिख लिया गया तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशन करेगा ही करेगा, ये उसका डिस्क्रिशन है। किस किस आधार पे है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जो प्रोविजन कवर हो रहा है वो 156, 157 एंड 158 है। ओवरऑल 157 पे ही ज़्यादा डिपेंड है, 156 में भी उसको पावर दिया गया है। उसके बाद वेयर द पुलिस ऑफिसर इज नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर, तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, वो कुछ 157 में है और कुछ 158 में है। उसके बाद स्पेशल पावर टू मजिस्ट्रेट, तो जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ये इंटेंशन शो करता है कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, तब वहाँ पर कुछ पावर दिए गए हैं। तो 156(3) उस मामले में है जहां पर पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है, और 159 उस मामले में है जहां पुलिस ने एफआईआर तो लिख लिया बट इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया है। तब वहां पे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ऑर्डर दे सकता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशन करो। तो दोनों पावर यहाँ पे मजिस्ट्रेट को दिया गया है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, तो या तो पुलिस ऑफिसर ने जब उसको मिला एफआईआर, सूचना मिली तो उसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया, या नहीं किया है तब मजिस्ट्रेट ने उसे कंपेल किया 159 में, अब उसने स्टार्ट किया है। तो जब वो स्टार्ट करेगा तो वो जाएगा विटनेस से उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा, वो 160 से 163 तक है। इसके बाद अगर कोई कन्फेशन है, कोई एक्यूज्ड है वो कन्फेस करना चाहता है, या किसी कोई और व्यक्ति है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता है, तो 164 और रेड विथ 281 फॉलो किया जाएगा, जो कि मजिस्ट्रेट का बयान होता है।
उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ रेप विक्टिम की बात यहाँ पे कही गई है, 164A है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा और फिर पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन कहीं सर्च कर सकता है यदि उसे लगता है कि सर्च करने पर उसे कुछ चीज़ें बरामद हो जाएंगी, तब वो सर्च करेगा। और इसमें जो 4 धाराएं हैं 165, 166, 166A और 166B। उसके बाद कुछ इंटरिम अरेंजमेंट की व्यवस्था की गई है जहां 24 आवर के भीतर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है और एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया गया है। तब अब पुलिस रिपोर्ट तो अभी जानी नहीं है क्योंकि अभी तो कंप्लीट हुआ नहीं आपका इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने एक्यूज्ड को अरेस्ट कर लिया है बट उसे 24 आवर के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना आवश्यक है। तब यहाँ पर वो व्यवस्था 167 में की गई है। यहीं पर उसे या तो रिमांड में भेजती है या उसे बेल मिल जाता है। उसके बाद जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन, तब पुलिस रिपोर्ट कैसे भेजी जाएगी, कैसे तैयार होगी, उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, ये डिस्कस हम करेंगे। 168 से लेकर के 173 तक है। इसके बाद कुछ एडिशनल प्रोसीडिंग दी गई है, कुछ एडिशनल प्रोसीजर दी गई है जो उन मामलों में फॉलो होती है जहाँ पे ऑफेंस हुआ है और उसमें किसी की डेथ हुई है या किसी ने सुसाइड कर लिया है या कस्टोडियल डेथ हुई है। तब वहाँ पे 3 प्रोविजन हमारे पास रहेंगे, 174, 175 और 176। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमने 154 पहले डिस्कस कर लिया था तो हम 155 से स्टार्ट करेंगे। यानी कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है उस मामले में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। तो इफ इंफॉर्मेशन इज नॉट रिलेटेड टू कॉग्निजेबल offense, then 155 will attract over there. And information as to non-cognizable case and investigation of such cases. So when information is given to an officer in charge of a police station of commission of a non-cognizable offense and such offense has been committed within the local limit of such police station. यहाँ पे एक चीज़ आपको अलग देखने को मिलेगी कि जहाँ पर पहला हमारा था कि हम कॉग्निजेबल मामले में इंफॉर्मेशन कहीं भी थाने में दे सकते हैं और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर जो है एक्शन में आ सकता है, वो मामले को ट्रांसफ़र करेगा कहीं और चाहे जो करेगा, लेकिन एफआईआर तो वो दर्ज करेगा ही, वो मना नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे एनसीआर की बात है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट की बात है, वो वहाँ वहीं दी जाएगी जहाँ की जिस लोकल एरिया में, जिस थाने की लोकल एरिया में वो ऑफेंस कमिट किया गया है। तब क्या होगा, एसएचओ शैल एंटर और कॉज टू बी एंटर्ड द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ बुक to be kept by such officer in such form as the state government may prescribe in this behalf, and SHO shall refer the informant to the magistrate. SHO का केवल बस 2 ड्यूटी है कि इंफॉर्मेशन को गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक में मेंशन कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना या अपने सबॉर्डिनेट से बोलना कि उसको लिख लो आप, और उसके बाद जो इंफॉर्मेंट है जिसने इंफॉर्मेशन दिया है उससे कहेगा कि आप मजिस्ट्रेट के पास जाओ। तो नॉन कॉग्निजेबल केस में एसएचओ के पास कोई पावर नहीं होती है, वो केवल बस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर लेगा और मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा। इसके बाद वो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जाता है और वहाँ पर जब वो व्यक्ति जाएगा तो 156(3) में जाएगा और वहाँ पर फिर मजिस्ट्रेट उसे ऑर्डर करेगा कि इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन करो। उससे पहले एनसीआर के मामले में और कोई पावर नहीं होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें कही गई हैं यहाँ पर। नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हु इज हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। तो वही मजिस्ट्रेट जिसे उस एरिया के मामले में ट्रायल करने के पावर हैं या मामले को ट्रांसफ़र करने के पावर हैं, उसी वही ऑर्डर देगा, तभी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करेगा। और कहा गया है कि इफ एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर इन्वेस्टिगेशन ही में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज गिवन इन द कॉग्निजेबल केस। तो जहाँ पर व्यक्ति फिर 156(3) में जाता है मजिस्ट्रेट के पास और वहाँ मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर करेगा कि इस मामले में आप इन्वेस्टिगेशन करो, तब वहाँ पर उसके पास फिर पावर हो जाएगी कि जितने भी पावर हैं इन द कॉग्निजेबल केस के,
वो सभी पावर उसके पास हो जाएंगी। केवल एक पावर उसके पास नहीं होगा, वो क्या होगा कि ही हैज़ नॉट द पावर टू अरेस्ट द पर्सन विदाउट वारंट। बाकी वो उस मामले में इन्वेस्टिगेट करेगा, विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और उस मामले में सर्च भी कर सकता है, लेकिन किसी को वो अरेस्ट नहीं कर सकता जबकि मजिस्ट्रेट वारंट इशू न करे। एक और चीज़ कही गई है कि वेयर केस relates to two or more offense of which at least one is the cognizable and rest are non cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case। तो जहाँ पे ऑफेंस हुआ है और ऑफेंस का कुछ पार्ट जो है कॉग्निजेबल आ रहा है, कुछ पार्ट नॉन कॉग्निजेबल है, तो पूरा का पूरा मामला मिला करके वो कॉग्निजेबल केस माना जाएगा। तब उसमें एफआईआर लिखी जाएगी और पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने की पावर होंगे, इन्वेस्टिगेट करने के पावर होंगे विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा सेकेंड और थर्ड पॉइंट हमारा आएगा यहाँ पर जो है, अगर हम देखें या उस सीक्वेंस में हम देखें जो सेकेंड पार्ट है जहाँ पे कि इन्फॉर्मेशन रिसीव हो गई है, उसके रिसीव होने के बाद अब कौन से प्रोसीजर स्टार्ट होंगे, तो इसमें ये पहला और दूसरा हम एक बार डिस्कस करेंगे। वेयर द पुलिस ऑफिसर इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर या वेयर द पुलिस ऑफिसर इज नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। तो जहाँ कॉग्निजेबल मामले में एफआईआर लिखी गई है, जहाँ नॉन कॉग्निजेबल मामले में मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मिल गया है कि इसमें अब इन्वेस्टिगेशन करना है, अब वहाँ से हम प्रोसीजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोनों मामले में इन्वेस्टिगेशन वो कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहला 156 देखते हैं जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन पावर पुलिस ऑफिसर को दिए गए हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। तो एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट which a court having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 12। तो बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के उसे उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के पावर हैं यदि वो कॉग्निजेबल केस है। तो ये पावर किसको दिया गया है, इंचार्ज ऑफ दी पुलिस स्टेशन को दिया गया है, या वो खुद अपने पावर अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता है और फिर वो उसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो प्रैक्टिकल तौर पे जो एसआई होते हैं सीनियर लेवल के, उनको ये पावर मिलती है कि वो जो है इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, या उसे अपर लेवल के भी हैं तो जो एसएचओ जिनको चाहेगा उनको लगा सकता है काम पर। उसके बाद सेकेंड कहा गया कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग कैन नॉट बी क्वेश्चनड एट एनी स्टेज ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज ऑन विच सच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस प्रोविजन टू इन्वेस्टिगेट। तो केवल इस ग्राउंड पर आप इन्वेस्टिगेशन को क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जो व्यक्ति जो एसओ हमारे यहाँ आया है, जो एसआई हमारे यहाँ मामले को आया है लेकर के पूछताछ करने के लिए, उसे इस मामले में पावर नहीं है। वो एसएचओ के पास पावर है, एसएचओ अपने पावर डेलीगेट कर सकता है। तो केवल अथॉरिटी के आधार पर जो है आप कभी इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं कर सकते। और तीसरा कहा गया कि एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज मैंशनड अफोरसेड। तो जो पावर दी गई है 156 सब क्लॉज 1 और 2 में पुलिस ऑफिसर को, वही पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है कि आप किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करो। तो जहाँ पे मजिस्ट्रेट 190 के तहत कॉग्निजेबल लेने के लिए एम्पावर्ड है, यानी कि पुलिस रिपोर्ट पर या कंप्लेंट पर या सुओ मोटो मामले में वो किसी मामले में कॉग्निजेंस ले सकता है 190 के तहत, तब उसे ये पावर दी गई है कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन तक करो। तो खास तौर से ये दो मामलों में यूज किया जाता है जहाँ पर कॉग्निजेबल केस है और पुलिस ने मना कर दिया कि हम इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, वहाँ पर वो ऑर्डर दे सकता है। दूसरा जहाँ नॉन कॉग्निजेबल है वहाँ पे बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तो वो करेगा ही नहीं इन्वेस्टिगेशन, तो मजिस्ट्रेट यहाँ से भी ऑर्डर करेगा कि आप एनसीआर वाले मामले में भी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे अपनी रिपोर्ट सौंपो। तो दोनों मामलों में जो है यहाँ पे मजिस्ट्रेट को पावर दी गई 156 सब क्लॉज 3 में कि वो किसी पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर कर सकता है फॉर दी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके बाद हम आगे जब बढ़ेंगे तो प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। तो अब पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने के पावर आ गए।
चाहे सुगो मोटो आ गए क्योंकि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, या मजिस्ट्रेट ने उसको वो पावर दे दिया थ्रू दी ऑर्डर 156/3 के तहत कि अब इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, तब वो पूरे केस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। व्हेन द ऑफेंस इज ऑफ सीरियस नेचर, व्हेन द ऑफेंस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, और व्हेन ग्राउंड इज इनसफिशिएंट। तरह के 3 पार्ट में मामले को डिवाइड कर सकता है। अगर मामला पहले में आ रहा है तो क्या करेगा, दूसरे में आ रहा है तो क्या करेगा, और तीसरे में आ रहा है तो क्या करेगा। यानी पहले वाले में ये मामला बहुत सीरियस नेचर का है, दूसरे मामले में मामला सीरियस नेचर का नहीं है, ऑफेंस तो हुआ है, लग रहा है, सबूत है हमारे पास कि ऑफेंस हुआ है, लेकिन बहुत सीरियस नेचर का नहीं है और वहाँ जाने की ज़रूरत भी नहीं लग रही है। और तीसरा ये है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड भी नहीं दिख रहा है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाए। 1 बाई 1 हम डिस्कस करते हैं। तो पहला हमारा जहाँ वो पाता है कि व्हेन द ऑफेंस इज ऑफ सीरियस नेचर, ऑफेंस ऐसा है जिसकी सूचना उसे मिली है वो एकदम सीरियस नेचर का है, तब वो क्या करेगा। इफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट there is suspect the commission of an offense by information or otherwise and he is empowered to investigate under provision 156। तो उसे एक तो ये है कि हाँ ऑफेंस हुआ है, पूरा पक्का आधार हो गया विदाउट एनी सस्पिशन, और दूसरा ये है कि उसे ये भी एहसास है कि वो 156 के तहत उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एम्पावर्ड है। तब ही शैल टेक द फॉलोइंग स्टेप, क्या क्या वो कदम लेगा। नंबर 1, he shall forthwith send a report of offense to magistrate। तो जिस मजिस्ट्रेट को वो पुलिस रिपोर्ट भेजता है उसी मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजेगा रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन सच मैटर। तो वो यही भेजेगा कि उसकी एरिया में एक ऑफेंस हुआ है जो लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसे उस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के पावर हैं, और कहा गया है वो भेजेगा मजिस्ट्रेट को। इसके बाद ही शैल प्रोसीड इन पर्सन टू द स्पॉट और डिप्यूट हिज सबॉर्डिनेट। तो या खुद वो ऑन द स्पॉट जाएगा, इंसिडेंट प्लेस पे जाएगा, या अपने किसी सबॉर्डिनेट को भेजेगा। और किस लिए भेजेगा, फॉर द पर्पस ऑफ, पहला टू इन्वेस्टिगेट द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, एंड दूसरा टू टेक मेजर्स फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर इफ नेसेसरी। तो दो काम बातों के लिए वो या तो खुद जाएगा या अपने अधीनस्थ को वहाँ पे भेजेगा, सबॉर्डिनेट को भेजेगा। किस लिए, ताकि उस मामले में वो इन्वेस्टिगेट करे कि ऐसी फैक्ट क्या थी और सर्कमस्टांसेस क्या थे जिसमें वो ऑफेंस हुआ है। दूसरा कि एक नेसेसरी मेजर्स वो अडॉप्ट करें ताकि जितने भी फैक्ट हैं उसकी डिस्कवरी हो, उसको पाया जाए और दूसरा तलाश किया जाए, और दूसरा ये है कि यदि नेसेसरी है तो ऑफेंडर को अरेस्ट किया जाए। तो दो पर्पज के लिए वो घटनास्थल पे खुद जाएगा या अपने किसी सबॉर्डिनेट को भेजेगा। इसके बाद कहा गया है कि व्हेन द ऑफेंस इज नॉट ऑफ सीरियस नेचर, ये हमारा बी कैटेगरी है जहाँ पे ऑफेंस आपका सीरियस नेचर का नहीं है। तो व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, यानी कि जहाँ पर नामजद रिपोर्ट हुई है, नामजद FIR हुई है, FIR बाय नेम लिखाया गया है, और दैट केस इज नॉट ऑफ अ सीरियस नेचर, और वो केस उतना सीरियस नेचर का नहीं है, तब क्या करेगा, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन, और देन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन नीड नॉट प्रोसीड इन पर्सन और डिप्यूट अ सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू मेक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन द स्पॉट। तो जहाँ पे दो चीज़ें ऐसी हैं कि बाय नेम FIR हुआ है या वो ऑफेंस सीरियस नेचर का नहीं है, तो न तो वो खुद जाएगा न तो किसी को भेजेगा। उसके बाद व्हेन ग्राउंड इज़ नॉट सफिशिएंट, FIR लॉन्च हुई है या मजिस्ट्रेट ने उसे ऑर्डर दिया है, दोनों मामलों में वो देख रहा है कि ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है, तब if it appear to the officer in charge of the police station that there is no sufficient ground for entering on an investigation, then he shall not investigate the case, तब भी वो मना कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इन केस ऑफ B एंड C, यानी जहाँ पर वो मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मौके पर नहीं जा रहा है, करेगा इन्वेस्टिगेशन तो करेगा वो,
बट वो स्पॉट पे नहीं जा रहा है, इंसिडेंट प्लेस पे नहीं जा रहा है। दूसरा, जहाँ पर इनसफिशिएंट ग्राउंड के आधार पर उसने मना कर दिया कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, तो दो मामलों में अब वो अपनी स्पेशल रिपोर्ट बनाएगा एक। तो इन दोनों मामलों में, इन ईच ऑफ द केस वेयर पुलिस ऑफिसर डज नॉट प्रोसीड टू ऑन द स्पॉट and not interested for the investigation due to insufficient ground, then the SHO shall state the reason in his report and that why has he done so। तो वो रीज़न वहाँ पे रिकॉर्ड करेगा कि उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, और वह जो है ही शैल ऑल्सो फोर्थ बी तत्काल notified to the informant that he will not investigate the case or cause to be the investigate। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो सूचनादाता है, जिसने सूचना दिया है, उसे वो इन्फॉर्म्ड करेगा कि उस मामले में वो कुछ करने वाला नहीं है। फिर क्या होगा? फिर तब वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, क्योंकि वो रिपोर्ट अब मजिस्ट्रेट के पास भी जानी है। तो जहाँ पर उसने इनसफिशिएंट ग्राउंड के आधार पर एक बना दिया कि मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करूँगा, तब वो फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। तो एफ आर कहाँ पर है? वो 158 में है। वो रिपोर्ट कैसे जाएगी? तो एवरी रिपोर्ट सेंट टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 157 शैल बी सबमिटेड थ्रू सच सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस एज द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट इन दिस बिहाफ। तो ओवरऑल जो भी वो डिसीजन लेता है, वो टीम डिसीजन लेगा, या तो स्पॉट पे जाएगा या स्पॉट पे नहीं जाएगा, या वो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेगा। तो जो भी करेगा वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा और रिपोर्ट अपने सीनियर ऑफिसर के माध्यम से मजिस्ट्रेट को वो भेजेगा। तो सीनियर कौन होता है? सीओ होता है और एसपी होता है, वहीं से वो होते हुए रिपोर्ट थाने मजिस्ट्रेट के यहाँ चली जाती है। उसके बाद सच सुपीरियर ऑफिसर में गिव सच इंस्ट्रक्शन टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एज ही थिंक फिट। तो कुछ यदि एडवाइस वहाँ पे होगा, तो जो सीनियर ऑफिसर है, सीईओ है या एसपी है, वो उसमें एडवाइस दे सकता है कि नहीं, इसमें आप जो है अभी मत भेजो रिपोर्ट, इसमें आप इन्वेस्टिगेशन करो, जैसा भी होगा। एंड ही सेल आफ्टर रिकॉर्डिंग सच इंस्ट्रक्शन ऑन सच रिपोर्ट ट्रांसमिट द केस विदाउट डिले टू द मजिस्ट्रेट। और वो सीईओ या एसपी जो है उस मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजेगी। तो दिस इज नॉट दी पुलिस रिपोर्ट, ये एक इंटरिम रिपोर्ट होती है कि हमारे यहाँ एक ऑफेंस कमिट हुआ है और इस मामले में हमने ये डिसीजन लिया है कि इनमें इन्वेस्टिगेशन करना है या नहीं करना है, या हम मौके पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो एक इनिशियल रिपोर्ट होती है, वो वहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास भेजी जाती है। जब वो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुँच जाती है, तो वो 159 में कुछ पावर उसके पास होते हैं मजिस्ट्रेट के पास। तो वो स्पेशल पावर टू द मजिस्ट्रेट, वो एक तो हमने देखा 156+3 में और एक 159 में है। तो 153 में जो 156+3 में जो दिया गया है, वो इस मामले में दिया गया है जहाँ पे पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया, या जहाँ पुलिस ने कॉग्निजेबल मामले में वो तो करेगा ही इन्वेस्टिगेशन, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल मामले में वो नहीं करेगा जब तक कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर न दे। तो यहाँ पर 156+3 में एनसीआर के मामले में जहाँ पुलिस ने केवल इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लिया है और व्यक्ति को भेज दिया मजिस्ट्रेट के पास, तो 156+3 में आएगा मजिस्ट्रेट के पास और यहाँ से मजिस्ट्रेट एक ऑर्डर देगा कि इस मामले में इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो 156+1 और 2 में जो प्रोविजंस हैं, वही प्रोविजन अडॉप्ट करने के ऑर्डर यहाँ पे मजिस्ट्रेट दे देगा इन द केस ऑफ एनसीआर, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के मामले में। या पुलिस जहाँ पे एफआईआर भी नहीं लिखती है, तो वहाँ भी ये ऑर्डर कर सकता है कि आप इसमें एफआईआर लिखो और मामले में इन्वेस्टिगेशन करो। और दूसरा जो 159 का पावर है, जहाँ पर एफआईआर लिख ली गई है या मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया है, उसके बाद भी अब इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है और उसने फाइनल रिपोर्ट 158 में लगा दी कि ड्यू टू इनसफिशिएंट एविडेंस वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। तब वो रिपोर्ट 158 की रिपोर्ट रिसीव करने के बाद मजिस्ट्रेट आइदर ही हिमसेल्फ शैल इंक्वायर और अपॉइंट हिज सबॉर्डिनेट टू कंडक्ट द इंक्वायरी एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर अकॉर्डिंगली और अदरवाइज। तब यहाँ पे मजिस्ट्रेट को पावर है
कि वो उस मामले में खुद इंक्वायरी कर सकता है, नंबर एक। नंबर दो, या किसी सबॉर्डिनेट को इंक्वायरी करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट कर सकता है, या यदि वो हम 159 का पॉइंट 1 भी देखें तो मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट एंड इन्वेस्टिगेशन, वो वहाँ पे जो है उस मामले में पुलिस को ऑर्डर कर सकता है कि आपने एफ आर तो लगा दिया है, लेकिन आप इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करो, ये मेरा ऑर्डर है। तो जैसे ही पुलिस ने एफ आर लगा दिया, एफ आर लगाने के बाद जो इन्फॉर्मेंट होता है उसके पास एक राइट होता है प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने का। तो जब वो फाइल करता है प्रोटेस्ट पिटीशन, तब यहाँ पर एफआर को देख करके 159 में मजिस्ट्रेट के पास पावर हो जाता है कि वो पुलिस को डायरेक्ट करे कि इसमें आप एफआर मत लगाओ, इसमें आप फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, या वो खुद इंक्वायरी कर सकता है या अपने सबॉर्डिनेट को इंक्वायरी करने के लिए डिप्यूट कर सकता है, और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली मैटर को आगे डिस्पोज ऑफ करेगा। और कहा गया है कि इफ द पुलिस ऑफिसर सीम्स दैट ऑफेंस कमिटेड इज ऑफ सीरियस नेचर देन, यानी हम वहीं 157 के पास आ गए हैं। तो 157 में अब लग गया कि हम मामला सीरियस नेचर का है, या मजिस्ट्रेट ने दोबारा उसे ऑर्डर कर दिया है कि अब इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है, चाहे 156+3 में, चाहे 159 में। तब वो क्या करेगा, ही विल गो टू द इंसिडेंट प्लेस। अब वो पुलिस ऑफिसर जो होगा, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा, जिसे एसएचओ असाइन करेगा या एसएचओ खुद जाएगा, वो इंसिडेंट प्लेस पे जाएगा। ही विल टेक द नेसेसरी एक्शन टू अरेस्ट द एक्यूज्ड पर्सन एज पर द चैप्टर 5, यानी कि जो हमारा चैप्टर 5 है, जहाँ पे सेक्शन 41 है, कैसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, वहाँ पे स्पेशल जो है 56 प्रोविजन है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो वो सबको फॉलो करते हुए वो व्यक्ति को अरेस्ट करेगा। उसके बाद क्या कर सकता है, ही में रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन बिफोर हिमसेल्फ हु इज फेमिलियर विद द इंसिडेंट या हु इज अक्वेंटेड विद द फैक्ट। तो उस मामले पर जो परिचित लोग हैं उनसे अपेक्षा करेगा कि वो उसके सामने हाजिर हों और अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। तो इतनी बात यहाँ पर कही गई है। तो यानी कि जब अब उसे इन्वेस्टिगेशन करना ही करना है तो वो मौके पर जाएगा, व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है चैप्टर 5 के तहत, और उसके बाद जो है जो मामले से परिचित लोग हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उनसे कहेगा कि आप लोग मेरे सामने आओ, मेरे पास आओ, ताकि आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होगा, वो नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि अरेस्ट वाले मामले चैप्टर 5 में हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इसलिए अब हम आएंगे कि अब वो व्यक्ति के जो परिचित व्यक्ति हैं, जो मामले से फेमिलियर हैं, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है 160 से लेकर के और ख़त्म होती है 163 तक। तो 160 में कहा गया है कि if the investigating officer seems that any person is familiar with the facts and circumstances of the case, he may require the attendance of that person before himself by order in writing. But such person at least reside within the limit of that police station or adjoining area, and the police is bound to attend so required, and the person is bound to attend so required. Then means only that person may be compelled to appear before the police station or before the police officer, before the investigating officer, who is living in that area of the police station or adjoining area. तो उस थाने की एरिया में जो लोग रह रहे हैं या उसके आसपास के एरिया में जो लोग रह रहे हैं, केवल पुलिस ऑफिसर उन्हीं को बाउंड कर सकता है कि आप मेरे सामने आओ और आप यदि तथ्य से परिचित हो, घटना से परिचित हो, ऑफेंस से परिचित हो, तो मुझे उसके बारे में पूरा बताओ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ऑफिसर बाउंड नहीं कर सकता कि मेरे सामने आओ और बयान दो अपने। वो कौन कौन है? हु शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अटेंड, मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स और मोर देन 65 ईयर्स। तो कोई भी पर्सन है जो 15 साल से कम उम्र का है या 65 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो उसको कभी भी जो है बाउंड नहीं किया जाएगा। पुलिस वहाँ पर खुद जाएगी और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। या एनी वीमेन है, कोई औरत है, तो उसको भी थाने पर नहीं बुलाया जाएगा। And it means the police officer will record the statement of such person to go to their residence. They are not supposed to present at any other place.
तो यहाँ पे 2 लोगों को छूट मिली है कि वो थाने नहीं जाएंगे, बाकी और सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस थाने बुला सकती है। अदरवाइज़ पुलिस तो खुद घटनास्थल पे आती है और लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है और वहीं पे जो है चीज़ों को देखती है। लेकिन फिर भी चाहे तो थाने पे बुला भी सकती है। अदरवाइज़ लेकिन ये 2 पर्सन या 3 पर्सन हैं जो कि 15 साल से कम का है, 65 साल से ज़्यादा का है, या कोई औरत है, उसको थाने पर केवल गवाही के लिए, बयान के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि द स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड रूल्स फॉर द पेमेंट ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर एवरी पर्सन अटेंडिंग एट एनी प्लेस अदर देन हिज रेजिडेंस। तो जहाँ पे पुलिस वाला या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी व्यक्ति को बुलाता है कि आप आओ मेरे यहाँ और बयान दो, तो उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है और उसी के अकॉर्डिंगली उसको पैसे दिए जाएंगे। स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। अब उसके बाद जब पुलिस ने उसको नोटिस दिया है कि आपको मेरे पास आना है और बयान देना है, तब अब उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। ये 161 का बयान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस, द आईयू दैट मीन्स दैट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर may examine orally any person who is acquainted with the fact and circumstances of the case। तो जिसे प्रीवियस प्रोविजन में नोटिस दी गई थी कि आपको मेरे पास आना है, उन्हीं की वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। उसके बाद द पर्सन हु इज फेमिलियर विद द फैक्ट शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चन रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाई सच ऑफिसर। तो जो जो क्वेश्चन ऑफिसर ने उससे पूछे हैं उसका सही सही जवाब देने के लिए वो व्यक्ति बाध्य है, लीगली बाउंड है। लेकिन 2 ऐसे आंसर हैं जिसका वो जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है। कौन कौन से हैं? कहा गया है कि बट ही इज नॉट बाउंड टू आंसर ऑफ सच क्वेश्चन विच आंसर इज हैविंग द टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू अ क्रिमिनल चार्ज और टू अ पेनल्टी और फॉरफीचर। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब देने पर वो व्यक्ति पर ही आरोप लग जाएगा, कुछ क्रिमिनल मामले जो हैं खुल जाएंगे और उस पर ही चार्ज लग जाएगा, तो वो उसका आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। नंबर 2, या उस चीज़ों का भी आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है जो कि उस पर कोई पेनल्टी इम्पोज करते हों या उसकी कोई प्रॉपर्टी जब्त कर लेते हों। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो बाध्य नहीं है। बाकी अन्य सभी मामलों का जिससे वो परिचित है, उस अपराध से फेमिलियर है, अक्वेंटेड है, उसका आंसर देने के लिए वो बाध्य है। उसके बाद द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस प्रोविजन एंड इफ ही डज सो ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हु इज एग्जामिन्ड अंडर दिस प्रोविजन और द ही रिकॉर्ड अंडर दिस प्रोविजंस। तो दैट मीन्स यही है कि जो भी स्टेटमेंट, जो भी बयान पुलिस के सामने दिया गया है, पुलिस उसके बयान को राइटिंग में लिखेगी और एक सेपरेट, हर एक व्यक्ति के बयान को एक सेपरेट कॉपी में उसको जो है बनाएगी और अपने सिग्नेचर उस पर करेगी। तो पुलिस ऑफिसर जो है वही जो है उसको मेंशन करेगा कि हाँ यह बयान इस व्यक्ति का है। इसके बाद जो है द स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड, यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। तो उसकी एविडेंसरी वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और उस पेपर पे जिसके स्टेटमेंट हैं उसके सिग्नेचर नहीं लिए जाएंगे। पहला तो ये है कि वो व्यक्ति मौखिक बयान देगा, ओरल स्टेटमेंट देगा, पुलिस ऑफिसर जो है उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद उस पेपर पर उसके सिग्नेचर नहीं लेगा। तो इफ एनी स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने लोगों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं उनके बारे में कहा गया है कि सच स्टेटमेंट इज रिड्यूस्ड टू राइटिंग, यदि उस स्टेटमेंट को लिख लिया गया है। उसके बाद सच स्टेटमेंट शैल नॉट बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट, तो जिसने वो स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट मेकर के सिग्नेचर कभी भी उस कॉपी पर नहीं लिए जाएंगे। एंड नॉर इट शैल बी यूज्ड फॉर एनी पर्पज वेदर इट इज़ रिकॉर्डेड इन अ पुलिस डायरी और अदरवाइज। तो वो स्टेटमेंट चाहे पुलिस डायरी में रिकॉर्ड कर लिए जाए, चाहे कहीं भी रिकॉर्ड कर लिए जाए, उसके अलावा उनका और कोई उपयोग नहीं होगा जब तक कि कोई एक्सप्रेसली कोई प्रोविज़न न हो कि उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाना है। तो इसी प्रोविज़न में आगे जो भी आएगा उसमें बताया गया है कि 161 की स्टेटमेंट का यूज कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, लिखा हुआ है कि व्हेन दैट पर्सन इज कॉल्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन इन सच इंक्वायरी और ट्रायल एज विटनेस,
प्रोसिक्यूशन जब उस विटनेस को बुलाता है टेस्टिमनी के लिए, गवाही के लिए, और वहाँ जब बुलाता है और उसका 161 का स्टेटमेंट प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये स्टेटमेंट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इसी व्यक्ति ने दिया है, तो सच स्टेटमेंट इज प्रूव्ड। अब उसके बाद उसकी एविडेंसी वैल्यू हो जाएगी कुछ प्रोविजन में। कहाँ कहाँ होगी हम देखेंगे। यानी कि 161 के बयान का एविडेंसी वैल्यू तभी हो पाएगा जब उस बयान को देने वाला व्यक्ति कोर्ट में हाजिर होता है एज ए विटनेस के रूप में, और ये प्रूफ होता है कि ये बयान इसी व्यक्ति ने दिया है। वो कहता है कि हाँ ये बयान मैंने ही दिया है। अब उस बयान की जो पेपर पे लिखा है, पुलिस ने लिखा है, उसकी एविडेंसी वैल्यू अब स्टार्ट हो जाएगी। कहाँ पे स्टार्ट होगी? पहला तो ये है कि 145 में। 145 में यदि यानी कि वो अब एज ए गवाह के रूप में कोर्ट में उपस्थित होता है, एज ए विटनेस के रूप में कोर्ट में अपीयर होता है, और वो कोई कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट देता है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो उसने स्टेटमेंट दिया था उससे थोड़ा सा अलग उसने स्टेटमेंट दे दिया आकर के अब गवाही में कोर्ट के सामने, तब 145 के तहत उसकी बातों को कंट्राडिक्ट करने के लिए डिफेंस लॉयर उसे यूज कर सकता है। तो द एक्यूज्ड में यूज टू कंट्राडिक्ट द विटनेस अंडर प्रोविजन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और क्या कहा क्या है? एंड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, यदि मान लो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बुलाया है, क्योंकि वो तो 161 का बयान है, पुलिस के फेवर में लिखेगा, वो जब भी देगा तो जो एक विक्टिम है उसके फेवर में लिखेगा, तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने उसे बुलाया है। अब वो आएगा तो पहले तो बात करेगा प्रोसिक्यूशन की फेवर की बात करेगा, लेकिन मान लो यदि वो होस्टाइल हो जाता है 154 में, इंडियन एविडेंस एक्ट के 154 में वो होस्टाइल हो जाता है, अब कोई दूसरी बात कहने लगता है, तब जो है पब्लिक प्रोसिक्यूशन उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, क्योंकि वो हॉस्टाइल विटनेस हो गया है। तब वो भी उसके प्रीवियस स्टेटमेंट का विच आर बिन रिकॉर्डेड बाय द पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161, अब वो उसको यूज कर सकता है। उसके बाद एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट मे ऑल्सो बी यूज्ड इन द री एग्जामिनेशन ऑफ सच विटनेस बट फॉर द पर्पज ओनली ऑफ एक्सप्लेनिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन दिस क्रॉस एग्जामिनेशन, इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में यदि कुछ इसने एडिशनल स्टेटमेंट दे दिया है जो कि उसके प्रीवियस 161 के स्टेटमेंट से कंट्राडिक्ट है, तब भी उसका यूज किया जा सकता है। यानी ओवरऑल जो है ये उसका प्रीवियस रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, तो जब वो गवाही के लिए आएगा तो उसकी बात का खंडन करने के लिए 145 में उसको डिफेंस लॉयर यूज़ करेगा। यदि वो हॉस्टाइल हो जाता है तो 154 में पब्लिक प्रोसिक्यूशन विद द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट यूज कर सकता है, या उसने क्रॉस एग्जामिनेशन में कुछ नई बातें कही हैं तब वो उसको री एग्जामिनेशन के समय उसको यूज किया जा सकता है। उसके बाद द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 में ऑल्सो बी यूज्ड अंडर फॉलोइंग प्रोविजन। क्या क्या है? क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 32। यदि 161 का स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति का लिया गया है जो कि विक्टिम है और वो मर जाता है, तो जब वो मर जाता है, वो विक्टिम है, तो उसमें वो बताएगा कि उसकी मृत्यु कैसे हुई है, या उसको जो घायल हुआ है तो घायल कैसे हुआ है, उसको किसने मारा है, तो वो स्टेटमेंट दे सकता है। और अब वो मर गया तब उसका मृत्युकालिक कथन हो जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन हो जाएगा सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में, तब वो वहाँ पे रिलेवेंसी उसकी होने लगेगी उसके मरने के बाद। उसके बाद यदि 161 का स्टेटमेंट किसी ऐसे व्यक्ति का लिया है जो कि उस समय एक्यूज तो नहीं था, लेकिन बाद में अब वो एक्यूज हो गया, शक की सुई उस पर गई और बाद में पुलिस ने उसे एक्यूज बना लिया, तो उसने उस स्टेटमेंट में कोई ऐसा यदि बात कही है जिससे किसी आर्टिकल या किसी वीपन का पता चलता है जो कि उस ऑफेंस में यूज हुआ था, तब वो सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत वो रिलेवेंट होने लगेगा। तब उसकी रिलेवेंसी 161 के स्टेटमेंट की रिलेवेंसी उस सीमा तक हो जाएगी जिस सीमा तक किसी आर्टिकल के बारे में पता चलता है। तो दैट स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 161 इज रिलेवेंट up to that amount where any article is found by making such statement। उसके बाद जो है कुछ कहा गया है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन है, इफ स्टेटमेंट मेकर मेड एनी सब्सटेंशियल ओमिशन इन हिज स्टेटमेंट द सेम में बी
ऑल्सो कनेक्टेड विद द अंडर प्रोविजन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो जहाँ पे कुछ ओमिशन हुआ है, कुछ लोप हुआ है, जो सब्सटेंशियल ओमिशन है उसके स्टेटमेंट में जब वो आता है कोर्ट में गवाही करने के लिए, तब भी 145 का यूज़ 145 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत उसके 161 के स्टेटमेंट का यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी रिलेवेंसी अब कई मामले में हो जाएगी। पहली बात तो यही था कि 161 का बयान रिलेवेंट नहीं होता है, कोर्ट में वो एज ए एविडेंस आप साबित नहीं कर सकते। साबित करी तब कर सकते हैं जब वो बयान देने वाला स्टेटमेंट मेकर कोर्ट में अपीयर हो जाता है और वो कहता है कि हाँ ये मैंने ही बयान दिया है, यानी अब उसका बयान प्रूफ हो जाता है किसी तरीके से, तब उसकी रिलेवेंसी 145, 154 और कुछ मामले में 32 और 27 के तहत रिलेवेंट होने लगता है। इसके बाद 163 हम देखेंगे, नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड। तो जो 161 का बयान देने वाला व्यक्ति है उससे कभी भी न तो इंड्यूसमेंट दिया जाएगा, न तो थ्रेट दिया जाएगा और न ही प्रॉमिस की जाएगी। तो ये पुलिस ऑफिसर से कहा गया है ये चीज़ें 163 की कि आप उसे कभी न तो डराएंगे, न धमकाएंगे, न कुछ करेंगे कि वो बयान दे ही, यानी कभी कहीं न कहीं उसे स्वेच्छा से बयान देना होगा। अगर जहाँ पे वो गवाह कोर्ट में आता है और कहता है कि ये स्टेटमेंट मेरे तो हैं, ये स्टेटमेंट मैंने दिए हैं, लेकिन ये मुझे धमकाया गया था, मुझे प्रॉमिस किया गया था, मुझे थ्रेट दिया गया था, इसलिए मैंने स्टेटमेंट दिए हैं, तब उसकी जो है कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो इसलिए पुलिस को मना किया गया है कि आप किसी का बयान रिकॉर्ड करने से पहले उसको धमकाएंगे वगैरह नहीं करेंगे। और कहा गया है कि बट नो पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन शैल इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर prevent any person by warning or otherwise from making any statement which he may of his free will. So if any person is interested to give the statement under section 161, then the police officer will not prevent him for making such a statement. उसे रोकेगा भी नहीं। तो गवाही करने के लिए किसी को बाध्य भी नहीं करेगा और कोई गवाही देने जा भी रहा है तो उसको रोकेगा भी नहीं। दोनों बातें यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन ये प्रोविज़न 163 के प्रोविज़न 164 पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जहाँ कोई व्यक्ति कन्फेशन रिकॉर्ड करवाने जा रहा है मजिस्ट्रेट के पास या कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने जा रहा है मजिस्ट्रेट के पास, तो वहाँ पे ये प्रोविज़न लागू नहीं होगा। वहाँ पे मजिस्ट्रेट कह सकता है कि भाई मेरे आप जो स्टेटमेंट देने जा रहे हो ये आपके अगेंस्ट में यूज़ किया जाएगा एविडेंस के रूप में, आप इसमें दोषी हो सकते हो, सज़ा पा सकते हो, तो उसको वहाँ पे वार्निंग दी जाएगी। लेकिन 161 के लिए जो है पुलिस को मना किया गया कि आपको वार्निंग नहीं देनी है, कि मजिस्ट्रेट देगा जब वो 164 में किसी का कन्फेशन रिकॉर्ड करने जा रहा है तब। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम अभी टॉपिक कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 12 को, क्योंकि अब हमारा हमने स्टार्ट कर दिया इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने 161 का बयान ले लिया है, अब मजिस्ट्रेट बयान लेगा 164 का, यदि एक्यूज्ड कन्फेस करना चाह रहा है या कोई व्यक्ति अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाह रहा है। उसके बाद रेप विक्टिम होगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद पुलिस रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम बहुत आसान तरीके से इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको पूरा चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस आपको एकदम याद हो जाएगा। धन्यवाद।